हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत ऑगस्टन एज। हमारे पिछले वीडियो में हमने रिस्टोरेशन एज देखा था। हम उसके आगे देखने वाले हैं ऑगस्टन एज 1702 टू 1801। जिस ऑगस्टन एज को हम एनलाइटमेंट एज और क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं। ऑगस्टन एज, जिसे एनलाइटमेंट एज भी कहा जाता है, एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, और एंड आल्सो नोन एज क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एज, जो 1702 से लेके 1801 तक है। आइडेंटिफाई विद द रेन ऑफ क्वीन एने। क्वीन एने के कार्यकाल के नाम से यह शुरुआत होता है। ऑगस्टन एज जो है 1702 से लेके 1714 तक। एनलाइटमेंट कॉन्ट्रास्ट विद द डार्कनेस ऑफ इरेशनलिटी ऑफ द मिडल एज। जो मिडल एज में अज्ञान था, उसका जो डार्कनेस था, उसके कॉन्ट्रास्ट में यह एनलाइटमेंट एज थी। बिलीफ इन प्रोग्रेस एंड पावर ऑफ रीजन। और एनलाइटमेंट एज, ऑगस्टन एज में प्रोग्रेस पे बिलीव किया जाता था और पावर ऑफ रीजन, हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक है, रीजन है, इसके बारे में सोचा जाता था। फॉर एनलाइटमेंट थिंकर्स, यह जो एनलाइटमेंट थिंकर्स थे वह उनका मानना था कि हर व्यक्ति इक्वल है। अपने ज्ञान के बलबूते पे, अपने सहिष्णुता के बलबूते पे, स्वतंत्रता के बलबूते पे हर व्यक्ति इक्वल रिस्पेक्टफुल है और मस्ट बी ग्रांटेड बाय लॉ। यह लॉ से ग्रांट किया हुआ है और यह कायदे से मंजूर है। Enlightenment thinking that tended to atheism was the basis of French Revolution. अब यह जो एनलाइटमेंट थिंकिंग है, यह कहाँ से आई है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बेसिस पे यह थिंकिंग आई है। अथेइज्म मतलब नास्तिकतावाद होता है, पर यहाँ पे सोच यह है कि हर व्यक्ति इक्वल होता है। During the Augustan age, the wealth of states based on trade with the colonies increased dramatically, and Britain's position as a world power was confirmed by the victory of the 7-year war against France for the supremacy in the colony. अब इस ऑगस्टन एज के बीच में जो वेल्थ थी ब्रिटेन की, वह ड्रामेटिकली बढ़ने लगी थी। क्यों? तो बेस्ड ऑन ट्रेड विद द कॉलोनीज, इनके जो कॉलोनीज थे, इन्होंने जहां जहां पे वसाहत स्थापन की थी, अब हम भी उसमें शामिल थे भारत, वहां पे जो ट्रेड यह करते थे, व्यापार करते थे, उसकी वजह से इनका वेल्थ बढ़ने लगा था और ब्रिटेन की पोजीशन वर्ल्ड में एक पावरफुल हो चुकी थी। किसके बाद? जब उन्होंने फ्रांस के साथ 7 साल तक युद्ध किया और उसके बाद उन्हें विक्ट्री मिली। अब यह युद्ध किस लिए था? फॉर द सुप्रीमेसी इन द कॉलोनी। अब फ्रांस भी अपनी कॉलोनीज बना रहा था और ब्रिटेन भी, तो दोनों में से कौन सुप्रीमेसी स्थापन करेगा कॉलोनी पे? इसकी वजह से यह 7 ईयर वॉर हुआ था और उसमें ब्रिटेन की विक्ट्री हुई थी। अब क्वीन एने के बाद जॉर्ज वन, जो 1714 टू 1727 तक थे। क्वीन एने डाइड विदाउट एन हेयर। अब उनको कोई उत्तराधिकारी नहीं था। द पार्लियामेंट कॉल द ड्यूक ऑफ हैनोवर। हैनोवर के जो ड्यूक थे, सरदार थे, उन्हें बुलाया गया। अब यह कौन थे? हिज मदर वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। जो सबसे पहले किंग जेम्स फर्स्ट थे, उनकी ग्रैंड डॉटर थी ड्यूक ऑफ हैनोवर की मदर, और ही बिकेम किंग विद द टाइटल जॉर्ज वन, और उन्हें बुलाया गया और उन्हें टाइटल दिया गया जॉर्ज वन। ही स्पोक ओनली जर्मन नॉट इंग्लिश। अब उन्हें सिर्फ जर्मन ही आती थी। अब ये हैनोवर का है? हैनोवर यह एक जर्मन में स्थित एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी में सिचुएटेड है। तो इसकी वजह से उन्हें सिर्फ जर्मन आती थी और वह इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, एंड हैड टू रिले ऑन द इलेक्टेड एमपीज इज टू गवर्न। अब यह जो राज्य करते थे, वह जो एमपीज थे, जो चुन के आए थे गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, उनके आधार से यह गवर्न कर रहे थे ब्रिटेन को। मोस्ट ऑफ एमपीज वेयर विग्स।
अब ज्यादा एमपी जो थे वो थे वीक्स, दे वेयर द मोस्ट पावरफुल, और वह ज्यादा पावरफुल थे। अब वीक्स मतलब कौन? जो राजा को अपोज करने वाली पार्टी थी वह थी वीक्स, और वह ज्यादा पावरफुल थे, और उनके आधार से यह राज्य कर रहा था। द टोरीज इंस्टीड वांटेड डिसेंडेंट ऑफ किंग जेम्स टू टू गवर्न इंग्लैंड, और ये जो टोरीज थे यह चाहते थे कि जेम्स टू का ही डिसेंडेंट गवर्न करे, और विग्स अपोज में थे। उसके बाद जॉर्ज टू यह आए 1727 से लेके 1760 तक। His reign was marked by the presence and influence of Sir Horace Walpole, who became Prime Minister and remained in power for more than 20 years. अब यह जॉर्ज टू थे, इनका जो राज्य था यह ज्यादा किसके इन्फ्लुएंस में था या किसके प्रेजेंस में मार्क किया जाता है? सर होरास वॉलपोल, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, और उन्होंने 20 साल तक राज्य किया था। वॉलपोल मैनेज राज्य किया था, मतलब पावर उनके हाथ में थी। वॉलपोल मैनेज टू गवर्न इंग्लैंड वेल एंड पीसफुली। अब ये वॉलपोल, इनके हाथ में जो पावर था 20 साल, इन्होंने इंग्लैंड को अच्छी तरह से और पीसफुली गवर्न किया था। उसके बाद आए जॉर्ज थ्री, जो 1760 से लेके 1801 तक आए। His reign was marked by a series of military conflicts: the American War of Independence, 1776, French Revolution. During his reign, the Pitt family governed as a prime minister. उसके बाद जॉर्ज थ्री आए, और उनका जो राज्यकाल था वह किसकी वजह से मार्क था? तो सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मिलिट्री संघर्ष थे सीरियस, उसके द्वारा यह मार्क किया जाता है। उनका जो रेन है वह था, उदाहरण के तौर पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ड्यूरिंग हिज रेन पीटी फैमिली, जैसे जॉर्ज टू के टाइम कौन थे? सर होरास वॉलपोल, तो जॉर्ज थ्री के टाइम थे पीटी फैमिली जो थी वह एज अ प्राइम मिनिस्टर गवर्न करती थी। द एज ऑफ ऑगस्टन, अब यह था राज्यकाल एज ऑफ ऑगस्टन का। क्वीन एने, जॉर्ज वन, जॉर्ज टू, जॉर्ज थ्री। अब द एज ऑफ ऑगस्टन, द गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, द रोमन एम्पायर। ये एज ऑफ ऑगस्टन क्यों कहा जाता है? तो लैटिन लिटरेचर में, रोमन एम्पायर में एज ऑफ ऑगस्टन था, जो गोल्डन एज के नाम से जाना जाता था एज अ टर्म ऑफ हाई प्राइज। 18th सेंचुरी वॉज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर, और 18th सेंचुरी यह लिटरेचर के लिए गोल्डन एज थी इन इंग्लैंड, सो इट वॉज कॉल्ड ऑगस्टन एज। लैटिन लिटरेचर में, रोमन एम्पायर में ऑगस्टन एज यह गोल्डन एज था, हाई प्राइज यानी उत्तम राज्यकाल था, वह गोल्डन एज था। और 18th सेंचुरी यह लिटरेचर के लिए उत्तम कार्यकाल थी इंग्लैंड में, इसलिए इसे ऑगस्टन एज कहा जाता है। Ancient Latin poets and critics were believed to be the best models and standards from all literary taste. अब जो एंशियंट लैटिन पोएट्स और क्रिटिक्स थे वह बेस्ट मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स फॉर्म ऑफ लिटरेरी टेस्ट के थे, यानी उनका जो क्रिटिकल पोएम्स, यह जो लिटरेरी फॉर्म्स थे वह बेस्ट थे, स्टैंडर्ड थे। The English poets and critics of early 18th century felt honored is being able to copy these classical poets and critics. They were called neoclassicalists. अब यह जो क्लासिकल पोएट और क्रिटिक्स थे एंशियंट लैटिन जो थे, उनको कॉपी करना या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होना, इसके बारे में 18th सेंचुरी के जो पोएट और क्रिटिक्स थे इंग्लैंड के, वो ऑनर्ड फील करते थे कि हमने उनसे कॉपी किया या उनसे इन्फ्लुएंस लिया, इसलिए उन्हें न्यू क्लासिकलिस्ट कहा जाता है। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल टर्म्स रिफर्स टू एंशियंट लैटिन लिटरेचर। दिस लिटरेचर ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ विट एंड ऑफ फैंसी, नॉट अ लिटरेचर ऑफ इमोशन, पैशन फॉर क्रिएटिव जीनियस। यह जो एंशियंट जो लैटिन लिटरेचर था उसके लिए यह क्लासिकल और न्यू क्लासिकल टर्म रिफर किया गया है। और यह जो लिटरेचर था ऑगस्टन पीरियड का, यह कैसा था? इंटेलिजेंस था, ऑफ विट के बारे में था, ऑफ फैंसी के बारे में था,
नॉट द लिटरेचर ऑफ इमोशन, पैशन फॉर क्रिएटिव जीनियस। जो क्रिएटिव जीनियस थे उनके इमोशन, पैशन के बारे में यह लिटरेचर नहीं था। नो इमोशंस एंड इमेजिनेशंस इन पोएम। पोएम में कोई इमोशन और इमेजिनेशंस नहीं होती थी और वह कॉमनली सटायरिकल और डिडक्टिक होती थी। पोएट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स एंड पर्सनालिटी। पोएट्री कैसी होती थी? आर्ग्यूमेंटल होती थी और उसमें क्रिटिसिज्म हुआ करता था, या तो पॉलिटिक्स होता था या फिर पर्सनालिटी पे होता था। द सटायर वेयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इवन पर्सनल। जो सटायर होता था पोएम में वह सोशल होता था, पॉलिटिकल होता था और कभी कभी पर्सनल भी होता था। द राइज ऑफ जर्नलिज्म एंड नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इस एज में जर्नलिज्म, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का उदय हो चुका था। It circulated mainly in the new coffee houses of the big cities. Big cities में जो नई कॉफी हाउसेस बन चुकी थी उसमें यह सर्कुलेटेड किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल डेली कॉरंट, यह जो था डेली कॉरंट जिसे हम कहेंगे, यह जो था यह ओनली गॉसिप्स के लिए था। टैटलर मेनली एसेज हुआ करते थे टैटलर में। स्पेक्टेटर, इसमें पॉलिटिकल एट लिटरेचर, पॉलिटिकल या फिर लिटरेचर के बारे में लिखा जाता था। एज अ कॉन्सिक्वेंस द एडवेंट ऑफ कॉफी फ्रॉम द कॉलोनीज क्लब एंड कॉफी हाउसेस फ्लोरिस्ड इन टाउन। इट वेयर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सेंटर्स फॉर डिबेट्स। जब यह कॉलोनीज में जो क्लब हुआ करते थे, जिसमें कॉफी, हम कहेंगे कॉफी हाउसेस जो होती थी, कॉलोनी क्लब से यह जो कॉफी हाउसेस थी यह की बड़ी बड़ी टाउन में इसकी फ्लोरिस्ट हो चुकी थी। मतलब टाउन में यह जगह जगह हमें कॉफी हाउसेस दिखने लग गए थे। यह एक नया परिणाम था इस एज में। और यह जो कॉफी हाउसेस थी यह सेंटर थी, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल सेंटर्स थी। किस लिए? डिबेट्स के लिए। Age of satire. With the help of satire, writers were better able to educate the public through literature. तो एज ऑफ सटायर जो थी उसमें राइटर्स क्या करते थे कि पब्लिक को एजुकेट करते थे लिटरेचर के थ्रू, सटायर के थ्रू। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे जोनाथन स्विफ्ट, इनका जो मॉडेस्ट प्रपोजल था उसमें देयर वाज अ हाईली सक्सेसफुल लिटरेरी टूल दैट वर्क प्रोमोट सोशल अवेयरनेस थ्रू लिटरेचर। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सटायर किया गया था और सोशल अवेयरनेस लिटरेचर के बारे में कहा गया। This age was an age of reasons. Imagination was left behind. People were becoming more practical and logical. The growth of science and reasoning and political controversies are the reason behind the rise of prose. अब हमने पिछले रिस्टोरेशन में देखा था कि रीजनिंग स्टार्ट हुई थी और यह जो एज थी ऑगस्टन एज, यह एज ऑफ रीजन्स थी। इसमें इमेजिनेशन बिहाइंड छूट चुका था और पीपल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो चुके थे। क्यों? तो ग्रोथ ऑफ साइंस, रीजनिंग का ग्रोथ हो चुका था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज यूज की जाती थी प्रोज में लिखने में और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पूरी तरह चेंज हो चुका था। एंड ऑफ लिरिक्स एंड इमर्जेंस ऑफ सटायर, और लिरिक्स का एंड हो चुका था और सटायर का इमर्जेंस हो चुका था और लिरिकल पोएट्री ऑलमोस्ट ऑन गेटिंग द एंड। मोस्ट ऑफ द पोएम्स वेयर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड नैरेटिव, और ज़्यादा से ज़्यादा पोएम जो होती थी वो आर्ग्यूमेंटेटिव होती थी और नैरेटिव होती थी। Imitating the ancient work. To get guidance and inspiration, writers started following the classical writers, especially Latin writers, some authors of this age. अब हमने देखा कि यह एज क्लासिकल और न्यू क्लासिकल भी थी। मतलब कुछ ऑथर्स ऐसे थे जिन्हें लैटिन लिटरेचर से, जो क्लासिकल राइटर्स थे, उन्हें उनसे गाइडेंस लेना, इंस्पायरेशन लेना उन्हें अच्छा लगता था और इस एज के राइटर्स के लिटरेचर में हमें उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्योंकि यह जो ऑगस्टन एज थी यह क्लासिकल और न्यू क्लासिकल भी थी। मतलब पुराने लैटिन लिटरेचर
का इन्फ्लुएंस भी था, लाइटनिंग वाली भी एज थी और एज ऑफ रीजन भी थी। बहुत सारे चेंजेस इस एज में हुए थे लिटरेचर में। अब हम देखेंगे कुछ ऑथर्स इस एज के, रिचर्ड स्टील एंड एडिसन। अब यह रिचर्ड स्टील और एडिसन, Richard Steele, with required contribution from his friend Joseph Addison, turns the relaxed and informal essays into a new journalistic art form. अब यह जो रिचर्ड स्टील और एडिसन थे, यही टैटलर और स्पेक्टेटर चलाते थे। इनका जो डेली था टैटलर और स्पेक्टेटर, तो यह जो दैनिक था यह स्टील और एडिसन मिलके चलाते थे। और दोनों ने जो इनफॉर्मल एसेज जो थे, जो रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल ऐसे थे, इसे छोड़ के नया जो जर्नलिज्म का जो आर्ट था, आर्ट फॉर्म, उसे इन्होंने स्वीकार किया था। उसमें 1711 एन एडिशन रिप्लेस द टैटलर विद द डेली स्पेक्टेटर। उन्होंने शुरू में टैटलर शुरू किया और फिर उन्होंने डेली स्पेक्टेटर शुरू किया। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप, द ऑगस्टन एज पोएट्री वॉज डोमिनेटेड बाय द पोप। जो जितनी पोएट्री हम देखेंगे ऑगस्टन एज की, वह किन की वजह से ज्यादा डोमिनेट होती है? अलेक्जेंडर पोप के क्रिएशन की वजह से। बिकम अ मास्टर इन द यूज ऑफ राइम्ड हीरोइक कपलेट फॉर द पर्पज ऑफ सटायर। अब यह भी सटायरिस्ट थे और इनके पोएम से सटायर करते थे, पर उसके लिए यह राइम्ड हीरोइक कपलेट को यूज करते थे और उससे यह पोएट्री को डोमिनेट करते थे। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट, प्रोज राइटर थे यह, और लेथल सटायरिकल पावर्स थी इनके पास। सम वर्क थे उनके, द बैटल ऑफ द बुक्स एंड द टेल ऑफ अ टग। जॉन गे, अब यह जो थे यह भी सटायर टुवर्ड्स इटालियन ओपेरा। इटालियन ओपेरा जो था उस पे उन्होंने सटायर किया हुआ है और उनका जो वर्क है द बेकर्स ओपेरा 1728 का, इसलिए बहुत फेमस है। डिफोई, वर्क वॉज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी और डायरी टू मेक देम मोर रियलिस्टिक। अब ये जो डिफोई है, इनका जो वर्क है यह फिक्शनल है और यह ऑटोबायोग्राफी और डायरी के रूप में था, जो ज़्यादा ज़्यादा रियलिस्टिक था। यह जर्नलिस्ट भी थे और कंट्रीब्यूशन टू कॉन्टेम्पररी न्यूज़पेपर में उनका कंट्रीब्यूशन भी था। एडिटोरियल भी लिखते थे और इंटरव्यूज भी करते थे। इस तरह हमने देखा ऑगस्टन एज का लिटरेचर। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन वीडियो। थैंक यू। अगर आपको मेरा यह स्पष्टीकरण पसंद आया और कुछ कमेंट्स करने हो, प्लीज कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।